Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन की प्रैक्टिस करी थी और कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, तो आज फिर से हम प्रोनाउन की ही प्रैक्टिस करेंगे कुछ और पॉइंट्स, कुछ और नए रूल्स के साथ। ध्यान से करना और अपने लेवल को टेस्ट करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना है। जोन से पार्ट में आपको लगता है एरर, आप टिक करेंगे और आप जब भी आंसर बना लेते हो तो पॉज करके देखोगे कि क्या हो सकता है। फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसका आंसर क्यों होना चाहिए और क्या होना चाहिए, रीजन भी बताऊंगा और साथ साथ समझते रहना। क्योंकि देखो, जो ये क्वेश्चंस है ना, ये इस तरह से डिजाइन है कि अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे तो सारे रूल आपके कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। जरा देख लो। ही टुक his younger sister with himself। अब देखो, with क्या होता है जी? प्रेपोजिशन होता है। with को हम क्या मान के चलते हैं? प्रेपोजिशन। और आप जानते ही होंगे कि प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। तो प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाता है? हमेशा ऑब्जेक्ट। तो आपको ऑब्जेक्टिव वर्ड लेना चाहिए। तो यहां पे हमें सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लगाना चाहिए? हिम, यानी विद हिम आंसर होगा कि ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम। तो आंसर जो है, ए में कोई मिस्टेक नहीं, बी में कोई मिस्टेक नहीं। जो मिस्टेक होगी वो किस में की गई है? सी में मिस्टेक है, सी में एरर है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। देखो, यहां पे कंपनी सब्जेक्ट लिखा है और उसका रेवेन्यू के लिए हमें इट्स लगाया है, तो इससे पता चलता है कि कंपनी सिंगुलर है। सिंगुलर माना जाता है कंपनी को, एक लिखा है। लेकिन यहां पे देखो क्या लिखा है? टू हेल्प देम, यानी कंपनी को हेल्प करने के लिए उन्होंने क्या किया? कंसल्टेंट को क्या किया है? हायर किया, एक तरह से उसको उनको अपॉइंट किया है। तो अगर मैं देखूं यहां पे देम लिखा हुआ है तो ये तो ज्यादा की बात करता है, और कंपनी के लिए आपको देम थोड़ी ना लिखना चाहिए, इसकी जगह इट लिखना चाहिए। तो जो एरर है वो कहां है? बी में एरर है। बी में एरर क्या है कि यहां पे होना चाहिए हेल्प इट, कंपनी को हेल्प करने के लिए ना, तो इसलिए इट होगा, देम लगाना गलत है। तभी तो आगे इट्स लिखा हुआ है कि इंक्रीज इट्स रेवेन्यू, इस तरह से। ठीक है जी, आगे देखो नेक्स्ट। He talked on phone 4 hours together। 4 hours together बिल्कुल सही लिखा है कि कई घंटों से लगातार। फिर आगे लिखा है talked on phone, फोन पर बातें की। Who really irritated his parents a lot। ध्यान दो कि हमने अब यहां पे एक वर्ड यूज किया है who। तो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस में बताया भी होगा मैंने आपको कि who और whom लिविंग के लिए होता है, which नॉन लिविंग के लिए होता है। तो इरिटेट किसने किया है बताओ? इरिटेटेड किसने किया है? फोन ने किया है कि उस लड़के ने किया? उसके बातों ने किया है, बातों ने। नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग में कभी भी हु नहीं आता, हमें क्या यूज करना चाहिए था? विच यूज करना डियर, मेरे ध्यान रखना। विच का यूज लेंगे कि ही टॉक्ड on the phone 4 hours together which really irritated his parents a lot। ये आंसर होना चाहिए। तो who नहीं, which यूज करना चाहिए। नॉन लिविंग के लिए which यूज किया जाता है, ध्यान देना। Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail। अब देखो avail आ गया। लास्ट क्लास में क्या बोला था आपको कि avail के साथ क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्सिव वर्ड। तो यहां पे देखो जरा लिखा हुआ है कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल। ठीक है, अब देखो यहां पे आप वर्कर्स की रिस्पेक्ट में क्या लिखा है? द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम। यहां पे आपको लिखना चाहिए टू अवेल, और यहां पे एक रिफ्लेक्सिव वर्ड की जरूरत है। कोई भी एक रिफ्लेक्सिव वर्ड जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको फिट लगता है आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आप अवेल के साथ हमेशा क्या लिखते हो? रिफ्लेक्सिव वर्ड। तो यहां पे themselves लिखना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव वर्ड याद करना, अवेल के साथ आना चाहिए। तो एरर जो है वो डी पार्ट में है, क्योंकि इसके पार्ट हमें 5 बनाए हुए हैं। ई का मतलब था नो एरर, तो एरर तो है इसमें कि रिफ्लेक्सिव वर्ड अवेल के साथ आना ही चाहिए। सेल्फ वाले वर्ड्स, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, आवर सेल्फ,
themselves, इस तरह के वर्ड्स। ठीक है, अब देखो मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पे मिसिस प्रताप लिखा हुआ है यानी सब्जेक्ट है। अब या तो ये दो अलग अलग सेंटेंस होते, लेकिन ध्यान दो ये दो नहीं एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है। तो जब हम बोल ही रहे हैं कि मिसिस प्रताप सब्जेक्ट है और आगे लिखा है कि शी इज सिलेक्टेड, तो मिसिस प्रताप को ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, शी। पर लेकिन सेंटेंस कितने हैं, एक सेंटेंस है। जब एक सेंटेंस होता है तो आप प्रोनाउन थोड़ी ना लिख सकते हो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना ही सफिशिएंट है, इतना ही सफिशिएंट है कि मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। तो एरर जो है वो कहां रहेगा, बी में, यानी ये अननेसेसरी वर्ड यूज किया गया था, शी। लगाने की जरूरत ही नहीं थी, इसमें कोई नीड नहीं थी लगाने की, जबरदस्ती लगाया हुआ था। जब बोल दिया है, देखो अगर ये नहीं होता, मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बिल्कुल सही था कि बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड या मिसिस प्रताप इज सिलेक्टेड। लेकिन जब बोल दिया है मिसिस प्रताप तो डबल सेंटेंस होगा, तभी तो आप इसको यूज करोगे ना, सिंगल सेंटेंस के अंदर थोड़ी ना यूज करना चाहिए। इसीलिए हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है ना, अननेसेसरी वर्ड था ये। देखो अब आगे कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, कि मैं अंडर द ब्रिज ड्राइविंग कर रहा था, एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। देखो जब मैं ड्राइविंग कर रहा था तब की बात है कि किसी फुटबॉल ने हिट किया माई विंडो को, तो ये समय बताने के लिए आपको एज नहीं लगाना चाहिए, व्हेन लगाना चाहिए। व्हेन हमेशा टाइम की बात करता है, तो ध्यान देना, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, यानी एज नहीं व्हेन होना चाहिए, व्हेन टाइम की बात करता है। ठीक है जी, ये दो वर्ड ध्यान रखना। एक आपने देखा होगा कि व्हेन यूज करते हैं, एक यूज करते हैं व्हाइल। व्हेन और व्हाइल ये दोनों क्या करते हैं, टाइम क्लोज को दिखाते हैं। टाइम क्लोज यानी ये दोनों क्या करते हैं, टाइम वाले सेंटेंस को दिखाते हैं। दोनों का एक ही काम है, टाइम क्लोज को दिखाना। टाइम क्लोज का मतलब होता है टाइम वाला सेंटेंस, यानी जहां व्हेन और व्हाइल लिखा होगा वो एक तरह से क्या दिखाने का काम करेंगे, टाइम का दिखाने का काम करेंगे, टाइम क्लोज की बात करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के अंडर ड्राइव कर रहा था, पर कब कर रहा था, समय आगे बताया गया है कि व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो, तो इसीलिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ा, व्हेन। तो एज की जगह पे यहां पे व्हेन आना चाहिए। व्हेन और व्हाइल दोनों ही क्या होते हैं, हमेशा याद रखना, इसको बोलते हैं टाइम क्लोज, कंजंक्शन होते हैं ये। दोज पीपल who do not work hard they do not succeed in life। अब देखो जरा ध्यान से कि मैं लोगों के बारे में ही तो बोल रहा हूं ना, कि जो who do not work hard, जो लोग मेहनत नहीं करते हैं वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो जब मैं दोनों बातें ही लोगों के बारे में कर रहा हूं और लिखा भी है पीपल, तो क्या मुझे अलग से दे लगाने की जरूरत पड़ेगी? अरे बिल्कुल भी नहीं, आप कॉमा लगा दो बस। दे क्यों लगा रखा है, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही सफिशिएंट रहेगा आपके लिए कि दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। इसीलिए दे को लिखने की जरूरत नहीं बनती है, यहां पे आपको यहां एरर करना चाहिए, सी पॉइंट में दे आना ही नहीं चाहिए, यहां पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब देखो शी कुड नॉट बेयर हिज सेपरेशन। अब यहां से एक बात समझने वाली आ गई आपके लिए, इसको बड़े ध्यान से समझ लेना आप लोग। देखो इसको लिए समझने वाली बात क्या है आपके लिए, तो समझने वाली बात यह है कि जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं पार्डन, पार्डन, एक मैंने आपके लिए लिख दिया एक्सक्यूज, ठीक है, एक मैंने आपके लिए लिख दिया फेवर, फेवर, तो और एक लिख दिया मैंने आपके लिए सेपरेशन, एक मैंने आपके लिए क्या लिख दिया, सेपरेशन लिख दिया। तो पार्डन हो गया, एक्सक्यूज हो गया, फेवर हो गया, और यहां पे हमारा हो गया एक सेपरेशन, सेपरेशन भी हो गया। तो अब ये जो वर्ड होते हैं ना, ये वाले वर्ड्स, पार्डन बोलो, एक्सक्यूज बोलो, और आप फेवर बोल दो, सेपरेशन बोल दो, तो ये जो वर्ड्स होते हैं
आप ध्यान रखना, ये सारे के सारे वर्ड कभी भी अपने साथ क्या नहीं लेते, इनके साथ कभी भी आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लिखना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये कि आप इनके साथ क्या नहीं लिख सकते, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है आई का माई नहीं कर सकते, शी का हर नहीं कर सकते, यू का योर नहीं कर सकते। इन वर्डों के साथ योर पार्डन, योर एक्सक्यूज, योर फेवर, योर सेपरेशन, सेपरेशन समझते हो ना, जुदाई, जुदाई, सेपरेशन बहुत प्रॉब्लम करता है, जुदाई का इसका मतलब जुदाई है। तो आप देखो ये वर्ड हमेशा ध्यान रखना, अगर इनसे पहले क्या आ जाए, पोजेशन, यानी जिसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या इस कॉम्बिनेशन को आप सही मानोगे? नहीं मानना, गलत मानना हमेशा। आप ऐसी कंडीशन में इनको नहीं लिख सकते, इनको नहीं लिख सकते। तो ये जो हिज सेपरेशन है, सेपरेशन वो खास वर्ड हो गया, और उससे पहले क्या लिखा है, देखो हिज लिखा हुआ है, तो क्या हिज आ सकता है? बच्चे कह रहे सर नहीं आएगा, पार्डन के साथ, एक्सक्यूज के साथ, फेवर के साथ, सेपरेशन के साथ नहीं लगाना चाहिए, खास वर्ड है, एग्जाम में आते हैं ये, ठीक है। अब ऐसा नहीं लिखेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? फिर सॉल्यूशन ये होता है कि जो भी आपने ये सेपरेशन लिखा है ना, आप इसको लिखोगे पहले, तो इसको पहले लिख दोगे सेपरेशन को। अब क्या करोगे, यहां पे ऑफ या फिर फ्रॉम, ऑफ या फिर फ्रॉम में से कोई एक प्रेपोजिशन लोगे, और अब जो भी आपका पॉजेसिव वर्ड है ना, उसका आपको प्रेपोजिशन के बाद क्या लेना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव वर्ड, ऑब्जेक्टिव वर्ड। यानी अगर मुझे इसका सॉल्यूशन देना हो तो मैं लिखूंगा सेपरेशन, सेपरेशन, अब मैं ऑफ या फ्रॉम लिखूंगा, ऑफ या फ्रॉम में से कोई भी एक, और अब हिज है तो हिज का ऑब्जेक्टिव वर्ड क्या होता है? हिम। तो आंसर क्या हो जाएगा कि शी कुड नॉट बियर सेपरेशन ऑफ हिम या सेपरेशन फ्रॉम हिम, कोई भी एक लिख सकते हो, इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से चलना पड़ेगा कि आपको इन वर्डों को क्या नहीं लगाना, याद रखना, पॉजेसिव। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्टिव। तो पहले वर्ड लिखो, फिर ओ फ्रॉम में से कोई एक लिखो, फिर ऑब्जेक्टिव वर्ड लिखो। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको, ठीक है जी। तो एरर कहां दिखाया जाएगा इसका? सी में एरर है, सी में एरर है। फिर से एक ट्राई करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है नया। द मास्टर डिड नॉट नो, द मास्टर डिड नॉट नो, इसको देखिए ध्यान से, समझने वाली बात आएगी आपके सामने कि द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। अब देखो यहां पे मैंने यूज किया है हु। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि क्वेश्चनिंग वर्ड आप ध्यान देना कि लिखा होता है हु, ये WH फैमिली का वर्ड होता है हु। ये हम कब यूज करते हैं? जब हमें लिविंग की बात करनी होती है, लिविंग, लिविंग की बात करने के लिए। और इसको हम हिंदी में किस नाम से जानते थे? कौन, कौन, यानी कौन है डूअर, काम को करने वाला कौन है। जैसे हु टोट यू इंग्लिश, तो आप क्या बोल रहे हो कि इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हु से क्वेश्चन करते थे और इसका मीनिंग कौन होता है। और ये लिविंग के लिए यूज करते हैं, लिविंग पर्सन के लिए, इंसानों के लिए इसको यूज किया जाता है। एक सेक्शन में आप यूज करते थे विच, क्या यूज करते थे? विच। विच का मतलब क्या होता था वैसे हिंदी में? कौन सा। विच का मतलब क्या लिखते थे? कौन सा या कौन सी। और आप सबसे बड़ी बात क्या है, ये लिविंग के लिए नहीं होता था, इसको यूज करते थे नॉन लिविंग के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए इसको यूज करते थे, आप ध्यान देना। तो हु का यूज लिविंग के लिए है, विच का यूज नॉन लिविंग के लिए है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप देखोगे सेंटेंस में कि हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट, कि किसने तोड़ा है, तोड़ने का काम किसने किया है, और वो लिविंग है, क्योंकि आपसे पूछा गया है सर्वेंट्स में से, तो सर्वेंट्स तो लिविंग है, तो इसके हिसाब से हु सही है। पर हु का एक रूल है, ये ध्यान रखने वाली बात है, जो नहीं पता होता, कि हु कैन नॉट चूज द सब्जेक्ट, चुनाव करने का काम ये नहीं करता कभी भी। तो हु कैन नॉट चूज, ये चूज नहीं कर सकता, यानी अगर आप बहुत सारे ऑप्शन दे दोगे ना, तो आप बहुत सारे ऑप्शन में चूज करोगे, और चूज करने का राइट किसके पास नहीं होता? चूज करने का राइट हु के पास नहीं होता। हु लिखना गलत है,
चूज नहीं कर सकता। आप देखो चूज करने के लिए याद करो, मैं बार बार कहता हूं एक प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑफ। ऑफ का काम होता है चूज करना, कुछ लोगों में से चूज करना, एक से ज्यादा में से चूज करना, और चूज करने का काम हु नहीं करता तो कौन करेगा। इसीलिए आप ध्यान देना इस जगह पे लिविंग के लिए भी कब यूज कर सकते हो विच, जब आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो। चूज करते समय लिविंग के लिए विच लिखा जाता है, इसीलिए यहां पे हु नहीं आएगा, इसकी जगह पे हमें लिखना पड़ेगा विच ऑफ द सर्वेंट। विच ऑफ द सर्वेंट, देखो विच नॉन लिविंग के तो आप जानते ही है, लेकिन आप ध्यान रखना जब चूज करेंगे तो लिविंग के लिए भी क्या लिखा जा सकता है, विच को लिखा जा सकता है। इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर से एक ट्राई करते हैं, देखो एक क्वेश्चन देखना, एक देखना क्वेश्चन। मैं अगर आपसे पूछूं हु इज द बेटर, हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब जरा पढ़ के बताइए मुझे कि क्या आप देखते हैं इसमें चूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर, दोनों बहनों में से बेटर कौन है। तो चूज करने के लिए मैंने आपको बोला दोनों में से कोई एक बता दो, और चूज करने का राइट किसके पास नहीं होता, हु। तो लिविंग के लिए भी हमें क्या लगाना पड़ जाता है, विच। इसका आंसर हु नहीं होगा, हमें लिखना चाहिए विच, कि विच इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। मतलब लिविंग के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, विच, जब हम क्या कर रहे होते हैं, चूज। चूज कौन नहीं कर सकता, हु नहीं करता। हु कैन नॉट चूज द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट को चूज नहीं कर सकता, इस बात का आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है जी। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में देखो लिखा है बीइंग अ रेनी डे। अब देखो यहां भी एक पॉइंट समझने वाला आया हमारे लिए। यहां इस क्वेश्चन में तो सारे बच्चे फंस ही जाते हैं जब लगभग, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखो एक वर्ब है हमारे पास बड़ी प्यारी सी जिसको बोलते हैं बी। कभी कभी ना एक सेंटेंस के शुरुआत में ही हम क्या लगाते हैं, बी की फॉर्म बीइंग लगा देते हैं। बीइंग लगा दिया हमने। इसका हिंदी मीनिंग अगर आप जानते होंगे तो इसका मीनिंग होता था होना। क्या होना, कुछ भी होना, ठीक है। बीमार होना, वीक होना, डॉक्टर होना, टीचर होना, होना इसका मीनिंग बनता था। तो ये बीइंग का मतलब होना हो गया। अगर इसको शुरू में लिख दिया जाए तो अब देखना है क्या है कि अगर मैं बीइंग यूज कर रहा हूं शुरू में, तो आप लोग क्या करते हो, कभी कभी देखना, कभी कभी ये जो बीइंग वर्ब है एक सेंटेंस के साथ यूज करोगे। आपने क्या यूज किया, एक सेंटेंस के साथ इसको यूज किया। जैसे देखो बीइंग अ रेनी डे, तो खास रूल किससे बना हमारा, बीइंग से। बीइंग अ रेनी डे। अब उसके बाद क्या होगा, सेंटेंस जो दिख रहा है आपको एक सब्जेक्ट दिखाई देगा, एक सब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसा कि आपको इसमें एक सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, आई लिखा हुआ है कि बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। अब देखो इसका सब्जेक्ट कौन है, बच्चे कह रहे आई है सर। अब देखो इस आई सब्जेक्ट के ना हो सकता है ये अलग सेंटेंस हो, वो अलग सेंटेंस हो सकता है ये दोनों एक ही सेंटेंस हो। कैसे डिसाइड करोगे आप, ठीक है ना, कैसे डिसाइड करोगे। और ये सारा कंफ्यूजन कब होता है, जब पहले नंबर पे क्या लिखा होता है, बीइंग। अब देखो यहां पे आई सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है हमारी, गो। बताओ आई जो है जाने का काम करता है कि नहीं, बच्चे कह रहे यस कर सकता है। आई जाने का काम कर सकता है कि आई कुड नॉट गो टू स्कूल। तो जाने का काम किसने नहीं किया, आई ने नहीं किया। तो इसका मतलब ये वर्ब है और ये वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, आई। अब देखो क्या लिखा हुआ है, बीइंग अ रेनी डे, इसका मतलब है रेनी डे होना। क्या रेनी डे होने का काम, ध्यान देना, क्या रेनी डे होने का काम ये आई कर सकता है, नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट इस वर्ब को तो एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट इस वर्ब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और ये कहना चाहते हैं, ये वाला आई कहना चाहता है कि ये अलग सेंटेंस है, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो आप इसको अलग सेंटेंस की तरह ट्रीट करो, और अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा जब आपको यहां पे लिखना पड़ेगा आई, सॉरी इट, क्योंकि ये रेनी डे है ना, तो रेनी डे मौसम का सेंटेंस है। तो आपको इसको अलग से एक क्या देना पड़ेगा, सब्जेक्ट, अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट बीइंग अ रेनी डे, या इट वाज बीइंग अ रेनी डे, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा।
इट वॉज बीइंग रेनी डे, कि एक रेनी डे होने के कारण, या फिर इट वॉज अ रेनी डे, यानी किसी भी तरह से आपको इस बी वर्ब को क्या देना है, एक सब्जेक्ट देना है। और अगर सब्जेक्ट दोगे तब ये दो, यानी ये अलग सेंटेंस हो जाएगा और ये अलग सेंटेंस हो जाएगा, दोनों का मतलब अलग हुआ। तो जब भी इसमें होगा ना बीइंग लिखा होगा, तो कभी कभी आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा और कभी कभी आप ध्यान दोगे कि आपको सब्जेक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी ध्यान रखना, नहीं आएगा कभी कभी। जैसे देखो मैं लिखता हूं आपके लिए कि बीइंग वेरी इल आई डिडंट टेक योर क्लास। अब ये भी मत समझना कि हमेशा ही आपको अलग सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। शुरुआत तो मैंने बीइंग से फिर कर दी। अब देखो, अब बीच में सब्जेक्ट कौन है, आई। अब क्लास ली किसने नहीं है, आई ने, यानी आई कहता है कि ये वर्ब तो मेरी बन सकती है। देख लो ध्यान से, आई इस वर्ब को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि क्लास ना लेने का काम आई ने किया है। और यहां लिखा है बीइंग इल, बीमार होना, तो क्या बीमार होने का काम आई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसका मतलब इस बार ये सब्जेक्ट कहता है ये वर्ब भी मेरी है और ये वर्ब भी मेरी है, तो अलग से सब्जेक्ट मत लिखना, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। देख लो, कभी कभी बीइंग को सब्जेक्ट देना पड़ता है, कभी कभी बीइंग को सब्जेक्ट देना पड़ेगा और कभी कभी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका सब्जेक्ट दोनों वर्ब को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपको अलग से नहीं देना सब्जेक्ट, और अगर ये नहीं कर पा रहा है एक्सेप्ट तो आपको अलग से सब्जेक्ट देना पड़ेगा। दोनों में अंतर देख पा रहे हो आप, यहां पे लिखा है बीइंग अ रेनी डे, बारिश वाला दिन होना, यहां पे बीमार होना, तो बारिश वाला दिन होना आई नहीं हो सकता, अलग से सब्जेक्ट इट देना पड़ा क्योंकि मौसम का सेंटेंस इट से बनेगा। और अगर मैं लिखता हूं आई, तो यहां पे बीमार होने का काम आई कर सकता है, तो अलग से सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। तो इसका जो एरर ए में है, ए में गलती की गई है। जब जब बीइंग लिखा जाएगा तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, देखना पड़ा ध्यान से कि आपको सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं, तो इसमें तो चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, गलत है इसका मतलब। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। माई सेल्फ एंड ही। अब देखो ये जो सेल्फ वाले वर्ड्स होते हैं ना, माई सेल्फ हो गया, जैसे हम यूज करते हैं माई सेल्फ हो गया, आप यूज करते हैं कभी कभी आवर सेल्फ्स प्लूरल के लिए, सेल्फ और सेल्फ, तो इनको ना हम कभी भी क्या नहीं बनाते, इन वर्ड्स को हम कभी भी क्या नहीं बना सकते, सब्जेक्ट नहीं बनाते, ये सब्जेक्ट नहीं होते। तो माई सेल्फ नहीं आएगा, यहां पे आई आएगा, आई, यानी एरर जो है वो ए में है। तो हमें माई सेल्फ की जगह पे क्या लिखना चाहिए था, आई लिखना चाहिए था, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, आई लिखना चाहिए। ओके, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड इज अ लेबरस एंड इंटेलिजेंट इजंट इट। अब देखो एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब यहां लिखा है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड की रिस्पेक्ट में यहां ही और शी में से कोई एक आएगा। लड़का है तो ही लिख सकते हो, लड़की है तो शी लिख सकते हो, तो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। फिर यहां इज लगा है तो आपको भी यहां क्या लिखना पड़ेगा, इज, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इजंट ही। इजंट ही और इजंट शी, तो लिखा क्या है, इजंट इट, इसका मतलब एरर कहां है, सी में। ये क्वेश्चन टैग का गलत हो गया कि अगर हम फ्रेंड लिख रहे हैं तो उसकी रिस्पेक्ट में क्या लिखना चाहिए, ही या फिर शी, या तो चारों ऑप्शन में ही होगा या चारों में शी होगा, दोनों में से कोई एक लिखना होता है जो कंफर्टेबल लगे। दोनों में से प्रेफरेंस देनी हो तो प्रेफरेंस हमेशा मेल को दी जाती है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स। अभी अभी बताया आपको कि हु क्या नहीं कर सकता, बताओ जरा। बच्चे कह रहे साहब अब हम समझ चुके हैं कि हु कभी भी चूज नहीं करता, दोनों प्लेयर्स में से बेटर कौन है। जब चूज नहीं करता तो कौन करेगा चूज, फिर विच। हालांकि नॉन लिविंग के लिए लगाते थे ना विच, फिर भी हमें यहां विच क्यों लगाना, क्योंकि चूज करने का काम हमेशा ध्यान रखेंगे हु की जगह पे कौन करेगा, विच। इट डजेंट मैटर कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, दोनों लगाए जा सकते हैं। नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, ऑफ लिखा है ना, और यहां चूज करने का काम हो रहा है, ज्यादा में से फ्रेंड्स लिखा है। यहां पे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होता है कि ऑफ लिखा है और यहां पे नाउन सिंगुलर होता है, वो गलत होता है, नहीं कर सकते। हमें लिखना पड़ेगा नीदर ऑफ द टू फ्रेंड्स, फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स होना चाहिए। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, आपने देखा होगा, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव नीदर। और हमने पढ़ा था नीदर एक सिंगुलर वर्ड होता है, तो यहां पे लिखा क्या है देखो, हैज।
हैज लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है वर्ब के अंदर। लेकिन आगे जाके एडजेक्टिव क्या लिखा हुआ है, देखो देयर, तो जब एक है तो देयर थोड़ी ना आना चाहिए, आपको लगाना चाहिए यहाँ पे हिज होगा। तो एरर जो है वो कहां होगा, बी में, क्योंकि नीदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप वर्ब भी सिंगुलर रखते हो और उसका आगे जाके पॉजेसिव जो वर्ड होता है वो भी सिंगुलर रखते हो। हिज लिखना चाहिए, देयर नहीं। देखो आपने शायद से याद होगा कि आपने लिखा था एक वन, एक यूज किया था इधर, एक ब्रीफ में बता रहा हूं थोड़ा सा, आपने यूज किया था एनी, ठीक है, आपने यूज किया था ईच, और क्या था नीदर, नन। तो ये जो वर्ड्स यूज किए थे हमने, अगर इन वर्ड्स के बाद क्या लिखा जाता था, ऑफ, तो ऑफ तो चूज करेगा, और चूज करने के लिए 1 2 3 4 कितने भी वर्ड लिख सकते हो, लेकिन लास्ट वाला वर्ड क्या बनाना पड़ता है हमें, नाउन या फिर प्रोनाउन बनाना पड़ता है। नाउन प्रोनाउन में से कोई एक चीज बनानी पड़ती है, और वो हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर नहीं होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। यानी जब भी ऐसा सेंटेंस बनेगा ऑफ के साथ, ऑफ का काम होता है चूज करना, कितनों में से चूज करेगा, एक से ज्यादा में से, तो हमें प्लूरल नाउन लिखना पड़ता है। जैसे नीदर ऑफ आ गया, एक वर्ड, 2 वर्ड, लास्ट वाला वर्ड क्या बना, नाउन, और नाउन मस्ट बी प्लूरल, तो यहां फ्रेंड नहीं फ्रेंड्स। और सबसे खास बात कि आगे जाके हो सकता है आपको वर्ब लगानी पड़े, हो सकता है आपको एडजेक्टिव लगाना पड़े, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आप ध्यान देना, ये वाले सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे वर्ब सिंगुलर रखनी है, और यही डिसाइड करेंगे कि एडजेक्टिव क्या लिखना है। तो जैसे नीदर क्या होता है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लिखी जाएगी, सिंगुलर, और आगे जो पॉजेसिव है वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए, हिज, तो एरर बी में है। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉय। अब देखिए एंजॉय के बारे में बात समझ लीजिए। एंजॉय कैसी वर्ब है, एंजॉय एक ऐसी वर्ब है जो रिफ्लेक्सिव ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती है। तो जब भी कभी एंजॉय यूज करते हो ना आप लोग, एंजॉय, तो एंजॉय में क्या होता है, कभी कभी ना आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, भाई एंजॉय किया है तो क्या एंजॉय किया है, कोई ना कोई व्हाट का रिप्लाई दिया जाएगा। और एक हो सकता है कभी कभी एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या हो, ऑब्जेक्ट ना हो। कभी कभी ऑब्जेक्ट होगा और कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मान लो, तो जब एंजॉय के साथ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि एंजॉय किया और क्या एंजॉय किया लिखा है साथ में, तो आप कभी भी ध्यान रखना रिफ्लेक्सिव वर्ड नहीं लिख सकते। इसके साथ क्या नहीं लिखा जाएगा, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ड। रिफ्लेक्सिव मतलब सेल्फ वाला वर्ड नहीं आएगा। हां, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, फिर आपको अलग से लिखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव वर्ड। क्या लिखना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव वर्ड। तो रिफ्लेक्सिव लिखना मैंडेटरी हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक तो मैं कहता हूं कि आई एंजॉय, ध्यान देना, आई एंजॉयड देयर, ठीक है। और एक मैंने लिखा आपके लिए कि आई एंजॉयड द पार्टी देयर, ठीक है। अब दोनों में देखो फर्क क्या है, एक गलत है एक सही है। अब देखो यहां एंजॉय वर्ब है, यहां भी एंजॉय वर्ब है। अब एंजॉय किया और क्या एंजॉय किया नहीं दिया आंसर। क्या एंजॉय किया, पार्टी को एंजॉय किया, ऑब्जेक्ट मिल गया। तो यही तो बता रहा हूं, एंजॉय के साथ अगर ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा। इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया तो रिफ्लेक्सिव क्यों लगाएंगे। लेकिन सोचो, अगर मैं बोलता हूं आई एंजॉय देयर, मैंने वहां एंजॉय किया, पर क्या एंजॉय किया ये तो बताया ही नहीं। तो इसका मतलब है यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की कमी कौन पूरी करेगा, रिफ्लेक्सिव वर्ड। और रिफ्लेक्सिव में आई का रिफ्लेक्सिव मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां सेल्फ। तो क्या लिखना पड़ेगा, आई एंजॉयड माई सेल्फ देयर, ठीक है। क्योंकि वो मैंने अपने आप को एंजॉय कर लिया तो मेरे पे इफेक्ट आएगा, तो मैं बोलूंगा आई एंजॉयड माई सेल्फ देयर। ऑब्जेक्ट के साथ रिफ्लेक्सिव मत लिखना, ऑब्जेक्ट के बिना क्या लिख देना, रिफ्लेक्सिव। एंजॉय खास वर्ब है, इसका ध्यान रख लेना, ठीक है जी। इस बात पे ध्यान रखेंगे आगे। तो एरर कहां दिखाएंगे कि देखो ना, एंड एंजॉयड वेरी मच,
बहुत ज्यादा एंजॉय किया, पर क्या एंजॉय किया ये तो नहीं लिखा ना, तो इसमें रिफ्लेक्सिव होना चाहिए था। एरर कहां दिखाया जाएगा? बी में। बी में एरर है। आगे देखो, फिर से वही क्वेश्चन बीइंग से स्टार्ट हो रहा है, आप चेक करना जो मैंने मेथड बताया था आपको। देखो सब्जेक्ट कौन होता है? आई। अब बताओ यहां पे क्या लिखा है कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट, एक डेस्टिट्यूट होने के कारण, डेस्टिट्यूट का मतलब एक निसहाय होने के कारण, ठीक है, एक जिसके अंदर कोई होप ना हो उसको बोल देते हैं डेस्टिट्यूट। कि आई एडमिटेड हिम, मैंने उसको मान लिया या समझ लिया, टू एन ऑर्फनेज, कि वो एक अनाथ है, ठीक है, मैंने उसको मान लिया क्योंकि वो एक डेस्टिट्यूट दिखाई दे रहा था। तो अब बताओ इसमें आई एडमिट कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। क्या डेस्टिट्यूट होना भी इसमें आई है? नहीं है। डेस्टिट्यूट कोई और लड़का है मान लो, या लड़की है, लड़का है क्योंकि यहां पे हिम लिखा है तो इससे पता चलता है कोई और लड़का है। यहां पे क्या है? डेस्टिट्यूट। कि बीइंग अ डेस्टिट्यूट, एक डेस्टिट्यूट होने की वजह से आई एडमिट हिम, मैंने उसको मान लिया, ऑर्फनेज मान लिया, मतलब उसको अनाथ मान लिया मैंने। तो अब जरा देखो, क्योंकि इसको आई को अलग से यहां एडमिट लिखा है लेकिन यहां पे डेस्टिट्यूट तो कोई और है, तो इसका मतलब आई इस वर्ब को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको अलग से सब्जेक्ट चाहिए, और अलग से इसका सब्जेक्ट मुझे देना हो तो मैं क्या दूंगा? ही, क्योंकि हिम का मुझे ही लिखना पड़ेगा। पहले रेनी डे में हमने क्या लिखा था? इट, क्योंकि मौसम का सेंटेंस था। अब डेस्टिट्यूट तो कोई लड़का होगा, या फिर आप चाहो तो कोई लड़की लिख दो, शी लिख दो। नहीं, शी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि आगे हिम लिखा हुआ तो ही होगा। इसलिए आंसर जो होगा हमारा, एरर जो होगा वो कहां दिखाया जाएगा? एरर देखो, ए वाला पार्ट यहां लिखा नहीं है लेकिन ये ए में एरर है, यहां पे एरर है, ठीक है ना। बी बिल्कुल सही था और सी भी सही था, ठीक है, एरर यहीं पे है। और देख लीजिए, चलो, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, कि पुअर मैन ने पॉइजन किया अपने आप को, खुद को। अरे खुद को किया है ना, तो हिम थोड़ी ना होगा जी, आपको लगाना चाहिए हिमसेल्फ। क्या लगाएंगे आप? हिमसेल्फ। तो यहां पे होना चाहिए द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, ठीक है। और इसका मतलब एरर जो है वो बी पॉइंट में माना जाएगा, बी में एरर दिखाई देता है हमें, ठीक है जी। आगे देखो, नेक्स्ट है, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब जरा देखो, यहां पे बात तो कब की हो रही है? 2006 की। और अगर मुझे टाइम बताना है तो क्या टाइम बताने का काम दैट करेगा? जी नहीं करेगा। आपको यहां दैट नहीं लिखना चाहिए, दैट के प्लेस पे लिखना चाहिए व्हेन। तो इट वाज इन 2006 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह से इसका आंसर बनना चाहिए, ठीक है जी। आगे देख लेते हैं, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस आ गया यहां पे। अब देखो जरा, अगर मैं देखूं सेंटेंस को ध्यान से, तो ये तो गवर्नमेंट भी लिखा हुआ है और बिजनेस हाउसेस भी लिखा है। कितनों की बात कर रहे हो? दो की। और दो की बात करते हो तो आपको यहां पे लगाना चाहिए देयर, क्योंकि एक से ज्यादा के लिए देयर लगाते हैं, तो एरर होगा बी में। किसमें एरर दिखाया जाएगा? बी में एरर है, क्योंकि हमें दो की बात करने के लिए इट्स नहीं चाहिए, देयर चाहिए, ठीक है जी। आगे देख लो, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अब इसमें देखो क्या लिखा है? विच। अब देखो, जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो नॉन लिविंग का होता है कि लिविंग का होता है? आप बताओ जरा। बच्चे कह रहे सर वो तो किसका होता है? नॉन लिविंग का। अगर नॉन लिविंग का वर्क एक्सपीरियंस है तो फिर विच थोड़ी ना आएगा। विच के प्लेस पे आपको क्या लगाना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? विच के प्लेस पे आपको लगाना चाहिए हु आएगा यहां पे। हु, दैट नहीं लगाना, हु लगाना। यहां पे हु लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एरर दिखाया जाएगा कहां पे? एरर ए में है, यानी विच नहीं हु होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इंसान का होता है इसीलिए, ठीक है। तो ये हो गया मिस्टेक, ठीक है। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व हो गए हैं। इस तरह से चलना है। अब छोटी सी बात, एक कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम तो दैट को भी देखते हैं, क्या दैट का कोई स्पेसिफिक रूल है? तो जरा ध्यान देना कि दैट जो है ना, दैट को हम खास पर्पस से यूज करते हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको दैट के बारे में, क्योंकि जब विच को नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है
और आप समझते होंगे कि हु को हम लिविंग के लिए यूज कर लेते हैं, तो फिर दैट का क्या रोल है? तो दैट को ना हम कुछ खास जगहों पे यूज करते हैं, ध्यान देना। दैट के लिए कुछ खास जगहें फिक्स की जाती है कि दैट कभी भी, आप ध्यान देना, दोनों के लिए कुछ खास मैं आपको 4 रूल बताता हूं जो मुझे लगता है एग्जाम्स में देखते हैं। तो पहली चीज क्या होती है ना कि जब कभी भी लिविंग को मिक्स कर दिया जाता है किससे? नॉन लिविंग से। लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, या फिर कह सकते हैं एनिमल, एनिमल, ठीक है। यहां लिविंग का मतलब लिविंग पर्सन से है, लिविंग पर्सन से। तो जब लिविंग और पर्सन और नॉन लिविंग को या एनिमल को मिक्स कर दिया जाएगा तो हमारे हिसाब से लिविंग के लिए होना चाहिए हु, और हम नॉन लिविंग और एनिमल के लिए क्या लगाते थे, याद करो, विच। तो क्या करें, फिर दोनों मिक्स हो गए तो एक लगाना पड़ेगा। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को हटा के क्या लगा देते हैं, दैट, क्योंकि दैट तभी लगेगा जब कोई रूल आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्पेशल। स्पेशल रूल के लिए हम दैट लगाते हैं, ध्यान रखना। फिर आता है सेकंड रूल। सेकंड रूल में क्या है जी, एक ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब होता है, जैसे आप यूज करते थे 3 तरह के नंबर, एक होता था कार्डिनल नंबर जिसमें हम सिंपल काउंटिंग बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही, और एक होता है ऑर्डिनल नंबर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट, इस तरह से वर्ड यूज करते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर में आप आर्टिकल द भी यूज करते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड। और अगर आप सेंटेंस में क्या देख पा रहे हो, ऑर्डिनल नंबर, तो आगे फिर विच नहीं लिखा जाता या हु नहीं लिखा जाता, उसकी जगह पे क्या लिखा जाता है, दैट लिखा जाता है। एक रूल बनता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री के साथ, क्योंकि आप लोगों को डिग्रीज बताई गई हैं पहले से ही, सुपरलेटिव डिग्री को आपने पढ़ा भी है। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, उसमें भी द लगाते हैं हम लोग, उसमें भी तो द लगता है, सुपरलेटिव डिग्री में भी द लगता है। तो ध्यान देना, सुपरलेटिव में द लगता है और ऑर्डिनल में भी द लगता है, और इसी की वजह से आगे जाके ना तो विच ना ही हु, हमें क्या यूज कर लेना चाहिए, दैट लगाना चाहिए। और लास्ट में कुछ खास वर्ड्स याद कर लो, जैसे कि आप यूज करते थे द लिटल, क्या यूज कर लेते थे, द लिटल। आप यूज कर लेते थे द फ्यू, द फ्यू, नथिंग, नथिंग, ऑल, the same, the only, ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज कर लेते थे, ध्यान रखना। तो इनके साथ भी हमें क्या लगाना चाहिए, दैट लगाना चाहिए। तो दैट के कुछ खास इंपॉर्टेंट रूल बताए कि जब लिविंग नॉन लिविंग मिक्स हो जाए, ऑर्डिनल नंबर आ जाए, सुपरलेटिव आ जाए, या इनमें से कोई वर्ड लिखा जाता है, तो आपको दैट लगाना होता है, विच और हु नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं खास, जैसे आपने पढ़ा होगा, ऐसा सेंटेंस लिखा होता है ना, ऑल डैश ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। तो यहां देखो ऑल, हालांकि विच लगाना चाहिए, गोल्ड तो अनकाउंटेबल है, लिविंग नहीं नॉन लिविंग है, तो मुझे तो विच लगाना चाहिए। पर हमारे रूल के हिसाब से ऑल आ जाए, लिटिल आ जाए, द सेम आ जाए, द ओनली आ जाए, द फ्यू, नथिंग, तो उस रिस्पेक्ट में हमें लगाना चाहिए यहां पे दैट। तो क्या बन जाता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इस तरह से चलेंगे, ठीक है डियर। तो ये था दैट का कुछ खास रूल। आपने आज 20 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करे हैं, ध्यान से देखो, बार बार इसको आप देखो कि पीछे वाले और इस वाले क्वेश्चन को कंपेयर करना, तो काफी रूल्स आपको मिल गए होंगे, ठीक है। एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। आज की क्लास में इतना करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।